नमस्कार विद्यार्थियों। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के अंतर्गत आज हम टॉमस टर्न्स इलियट टी.एस. इलियट के बारे में जानेंगे। उनका जीवन परिचय प्राप्त करते हुए उनके सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। टी.एस. इलियट का जन्म 26 सितंबर 1888 ईस्वी में सेंट लुई, अमेरिका के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। ये 20वीं सदी के अंग्रेजी के श्रेष्ठ कवि और आलोचक के रूप में प्रसिद्ध रहे। इलियट बहुत प्रतिभाशाली थे। उन्होंने छात्र जीवन में ही संस्कृत और पाली का भी अध्ययन कर लिया था। उन्नीस सौ 1948 में इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। जीवन के अंत तक इलियट की साहित्य साधना निर्बाध चलती रही। इनकी काव्य रचनाओं में द लव सॉन्ग ऑफ एल्फ्रेड प्रूफॉक, द वेस्टलैंड, फोर क्वार्टर्स, नाटकों में द कॉकटेल पार्टी, द फैमिली रियूनियन विशेष प्रसिद्ध रहे। उस समालोचना में द सैक्रेड वुड, Elizabeth S's The Use of Poetry and the Use of Criticism, Selected Essays, ये विशेष प्रसिद्ध रहे। दो विश्व युद्धों के बीच में इनका रचना क्रम था और इसीलिए इलियट के विचारों में आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत विरोधाभास था। कविता में अजनबीपन का एहसास और व्यक्ति की अस्मिता की तलाश उनके रचना में देखी गई। इनके सिद्धांतों में आज हम इनके निर्व्यक्तिकतावाद सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इनके सिद्धांतों में निर्व्यक्तिकतावाद का सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, परंपरा का सिद्धांत प्रमुख है। हम यहाँ निर्व्यक्तिकतावाद का विवेचन करेंगे। इलियट एजरा पाउंड के विचारों से काफी सहमत थे। एजरा पाउंड की मान्यता थी कि कवि वैज्ञानिक की भांति निरपेक्ष व निर्व्यक्तिक होता है। इस मत से प्रभावित होकर इलियट ने अनेकता में एकता बांधने के लिए परंपरा को आवश्यक माना, क्योंकि परंपरा व्यक्तिकता की विरोधी है और इस परंपरा सिद्धांत के द्वारा उन्होंने आत्मनिष्ठ साहित्य के सिद्धांत पर वस्तुनिष्ठ साहित्य को महत्व दिया और कला को निर्व्यक्तिक घोषित किया। परंपरा और व्यक्ति प्रज्ञा शीर्षक अपने प्रसिद्ध निबंध में इन्होंने इस रोमांटिक सिद्धांत का विरोध करते हुए घोषणा की कि कविता कवि व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति नहीं, व्यक्तित्व से पलायन है। वो कहते भी हैं कि मैं जिस दृष्टिकोण पर आक्षेप करने के लिए संघर्ष कर रहा हूँ, उसका संबंध संभवतः आत्मा की तात्मिक एकता के आध्यात्मिक सिद्धांत से है।
क्योंकि मेरा तात्पर्य यह है कि कवि के पास अभिव्यक्त करने के लिए व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक विशेष माध्यम होता है, जो केवल एक माध्यम ही होता है, व्यक्तित्व नहीं, जिसमें विभिन्न प्रभाव और अनुभव विशिष्ट और अप्रत्याशित रूपों में संयुक्त हो जाते हैं। ये संभव है कि उन प्रभावों और अनुभवों का जो व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कविता में कोई स्थान न हो, और जो कविता में महत्वपूर्ण हो उनकी भूमिका व्यक्ति में, व्यक्तित्व विशेष में सर्वथा नगण्य हो। वो ये कहते हैं कि कवि कर्म की प्रक्रिया में निजी और व्यक्तिगत अनुभवों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और व्यक्तित्व के पलायन की बात करते हैं तो उनका लक्ष्य व्यक्ति तत्व का निषेध और तिरस्कार नहीं होता, उसका निर्व्यक्तिकरण होता है। अब निर्व्यक्तिकता को समझाते हुए वो कहते हैं, निर्व्यक्तिकता का अर्थ है व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण। जो व्यक्तिगत भाव हैं वो सब सामान्यीकरण हो जाएंगे। कवि अपनी तीव्र संवेदना और ग्रहण क्षमता से अन्य लोगों की अनुभूतियों को ग्रहण कर लेता है, और फिर वे अनुभूतियां उसकी निजी अनुभूतियां बन जाती हैं, जिन्हें वह काव्य में व्यक्त करता है, और तब उसके जो निजी अनुभव है वो सबके अनुभव बन जाते हैं, और यही निर्व्यक्तिकता है, विशिष्टता का सामान्यीकरण। निर्व्यक्तिकता के वो दो रूप स्वीकार करते हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा विशिष्ट। प्राकृतिक जो प्रमुखतः शिल्पी या कलाकार में होता है, और विशिष्ट जो प्रौढ़ कलाकारों में होता है। इलियट कवि व कलाकृति दोनों को परस्पर प्रभावित होना स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं कि कवि अपने पात्रों को अपना कुछ अंश अवश्य प्रदान करता है, किंतु मैं यह भी विश्वास करता हूं कि वह अपने निर्मित पात्रों द्वारा स्वयं भी प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कलाकार अपने पाठकों या श्रोताओं को कुछ दे रहा है तो उनसे वो कुछ ग्रहण भी कर रहा है। इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि इलियट कविता में व्यक्तित्व को स्वीकार ही नहीं करते, पूर्णतः अस्वीकार करते। वो स्वीकार तो करते हैं, लेकिन वो व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता के सामान्यीकरण की बात करते हैं। वो कहते हैं होता यह है कि क्षण विशेष में व्यक्ति स्वयं जैसा भी है उसका सतत समर्पण वह किसी अधिक मूल्यवान वस्तु के प्रति करता जाता है। एक कलाकार की प्रगति एक अनवरत आत्म बलिदान है, व्यक्तित्व का निरंतर निर्वापरण है। और वो जो उनकी निर्व्यक्तिकरण की जो प्रक्रिया है वो विज्ञान के निकट पहुंच गई, और वो उदाहरण देते हुए बताते हैं कि मैं आपको इस पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता हूं कि जब ऑक्सीजन और सल्फर डाइऑक्साइड से युक्त प्रकोष्ठ में प्लेटिनम के बारीक तार को प्रवेश कराया जाता है तो क्या घटित होता है। बहुत सुंदर उदाहरण देकर उन्होंने अपनी बात समझाई। प्लेटिनम के तार की मौजूदगी में उक्त दोनों गैसों को मिलाया जाता है तो उनमें सल्फ्यूरिक एसिड बनती है। यह संयोजन तभी घटित होता है जब प्लेटिनम मौजूद हो। फिर भी इस नवनिर्मित गैस में प्लेटिनम का कोई चिन्ह नहीं बचता और स्वयं प्लेटिनम पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह निष्क्रिय, तटस्थ और अपरिवर्तित रहता है। फिर वो बताते हैं कि कवि का मानस भी प्लेटिनम का तार ही है। हो सकता है वह स्वयं व्यक्ति के अनुभव से अंशतः या पूर्णतः प्रभावित हो, परिचालित हो, परंतु कलाकार जितना सिद्ध होगा उतना ही उसके भीतर मानव और मानस के बीच का पार्थक्य पूर्ण होगा। इलियट के अनुसार रचना के लिए कवि का होना आवश्यक है, रचना में नहीं।
इनकी अगर हम समीक्षा की जाए तो इलियट ने कविता को निरपेक्ष माना है, जो उचित नहीं है। कविता कभी भी कवि के व्यक्तित्व से निरपेक्ष नहीं हो सकती। कवि की अनुभूतियां ही काव्य में व्यक्त होकर साधारणीकृत होती हैं। किंतु इस आक्षेप के संबंध में इलियट का यह कथन भी कहा जा सकता है कि इलियट रोमांटिक काव्य की अतिशय व्यक्तिकता पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते थे। वैसे तो वो कवि या कलाकार के समर्थक ही थे। इलियट के निर्व्यक्तिकतावाद के संबंध में एक बात और भी है कि इनका एक बहुचर्चित निबंध है, थ्री वॉइसेस ऑफ पोइट्री, काव्य के 3 स्वर। उसमें इलियट सर्वाधिक महत्व नाट्य स्वर को देते हैं, तो यह भी कहीं न कहीं उनके निर्व्यक्तिक काव्य के सिद्धांत की ही परिणति है। कविता के 3 स्वर बताते हुए कहते हैं कि कविता का पहला स्वर वह होता है जब कवि या तो अपने को संबंधित करता है या फिर किसी को नहीं। दूसरे स्वर में कवि किसी छोटे बड़े पाठक या श्रोता समुदाय को संबंधित करता है। और कवि का तीसरे प्रकार का स्वर वहां सुनाई पड़ता है जब वह कोई ऐसी बात कहता है जो वह स्वयं अपने व्यक्ति रूप में नहीं कह सकता, बल्कि जिसे वह सिर्फ उस सीमा के भीतर कह सकता है जिसमें काल्पनिक पात्र दूसरे काल्पनिक पात्र को संबोधित कर रहा हो। व्याकरण की शब्दावली में अगर हम कहें तो इसे प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष संबोधन कहा जा सकता है। एलियट इन्हें नाटकीय, अर्धनाटकीय और अनाटकीय स्वरों का अंतर कहा है। एलियट ने स्पष्ट कहा कि यह भी जरूरी नहीं है कि इनमें से किसी भी एक स्वर की उपस्थिति में बाकी 2 अनुपस्थित रहें। एक साथ या अलग अलग किसी भी कृति में कहीं भी हो सकते हैं। अपनी रचना प्रक्रिया का विश्लेषण करते हुए उन्होंने एक साथ या अलग अलग या विभिन्न प्रकार में इन तीनों स्वरों की उपस्थिति को पहचानने का प्रयास भी किया। इस प्रकार निर्व्यक्तिकता की सिद्धि सबसे अधिक कविता के तीसरे स्वर, नाट्य स्वर में होती है, क्योंकि वहां कवि व्यक्तित्व एकदम अनुपस्थित होता है। शेक्सपियर के नाट्य संसार की व्याख्या करते हुए एलियट ने कहा कि यदि आप शेक्सपियर को पाना चाहते हैं तो वह आपको केवल उन पात्रों में मिलेगा जिनकी उसने सृष्टि की है। उसके पात्र एक बात में समान हैं और वह यह है कि उनमें किसी की रचना शेक्सपियर के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। एक महान काव्य नाटककार का संसार ऐसा संसार होता है जिसमें वह स्वयं हर जगह एक साथ प्रकट और प्रच्छन्न रहता है। फिर भी हम कह सकते हैं कि उनकी व्यक्तिक और निर्व्यक्तिक तत्वों की जो पहचान है, उसका जो द्वंद्व है वो विरोधी नहीं है, सह अस्तित्व है। और यह कहना किंचित भी गलत नहीं होगा कि नई समीक्षा के जनक के रूप में एलियट का स्थान आज भी सुरक्षित है। एलियट के निर्व्यक्तिकता के सिद्धांत के बारे में आज हमने जाना और निर्व्यक्तिकता के अर्थ को समझा कि व्यक्तिगत भावों की विशिष्टता का सामान्यीकरण ही निर्व्यक्तिकता है। अब टी.एस. एलियट के 2 सिद्धांत, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत और परंपरा का सिद्धांत, इन दोनों का अध्ययन हम अपने
अगले कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।